सर शायद आपको इतनी खुशी नहीं हो रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वही पुस्तक है जिसको लाइब्रेरी में छानने के लिए हम आधा-आधा घंटा लगा दिया करते थे। और लाइब्रेरी में हमें कुछ ही पुस्तकें मिलती थी और इनके राइटर भी पढ़ते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनके राइटर से मेरी मुलाकात आज होगी, और वो काम भी भी एक कर बहुत पाते हैं, अच्छे। छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो पत्रकारिता तो एक ऐसा चीज़ है, फक्कड़-पना भी है और पैसा तो इसमें है नहीं हमारी दलित पत्रकारिता में, लेकिन हमारे अंदर जुनून ज़रूर है। तो जुनून के आधार पे पत्रिकाएँ, यूट्यूब चैनल आज भी चल रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ एक ऐसी हस्ती से जिनका हमने नाम तो बहुत सुना था और उनकी किताबें भी पढ़ी थी। खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन करते हैं या हिंदी पत्रकारिता करते हैं, तो उन विभूतियों की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और उनका ज्ञान लेकर ही वो डिग्रियां हासिल करते हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। 2014 में जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन विभूति से मेरी मुलाकात होगी, और ऐसी मुलाकात जब वो एक पुस्तक लिख रहे होंगे और उस पुस्तक में मेरा भी जिक्र होगा, तो वास्तव में मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है कि आज मुझे एक ऐसी विभूति से मिलने का सुनहरा अवसर मिला है। और इन क्षणों को मैं इस कैमरे में कैद करना चाहूँगी, ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो इस लम्हे को और आज की मुलाकात को और आज की चर्चा को देख सके और सुन सके कि बहुजन समाज में भी एक से बढ़कर एक नगीने हैं जो कि निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। और उनके साहित्य को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, खासकर सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि मैं कुछ पुस्तकें आपको दिखाना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन मीडिया ये पुस्तक है। जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, हिंदी पत्रकारिता करते हैं, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि मीडिया से जुड़े होते हैं। चाहे उसमें हम आदिवासी पत्रकारिता की बात करें या संचार के माध्यमों की बात करें या आर्थिक पत्रकारिता की बात करें, अलग अलग तरह की पत्रकारिता, और किस तरह से सिखाया जाता है कि एक खोजी पत्रकार क्या होता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में वो शख्सियत है, मैं एक मुलाकात कराना चाहूँगी, जिनका नाम है रूपचंद गौतम जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगी कि साहित्य जगत में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपने अपने जीवन में कॉलेजों में मास कम्युनिकेशन पढ़ाया भी है, और जिस तरह से छात्रों का जो दौर रहा और जो आपके साथ में एक मेल जोल रहा छात्रों का, तो किस तरह का दौर था वो? दौर में मोहनदास नेमिष राय के साथ जुड़ने के बाद मेरा साहित्य के प्रति रुझान बढ़ा। इससे पहले मैं पार्लियामेंट रिपोर्टर की तैयारी कर रहा था और मेरा करीब 170 शब्द पर मिनट की गति मेरी थी उस समय शॉर्ट हैंड में। और आईएएस का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया था उसी बीच में। लेकिन नेमिष राय के साथ जुड़ने के बाद मैंने दोनों छोड़ दिए और मैं इसकी तरफ लिखने की तरफ मुड़ गया। और मुड़ने के बाद में मैंने फिर लिखना शुरू किया, तो साहित्य अकादमी की मैगज़ीन है और कई ऐसी राष्ट्रीय पत्रिकाएँ हैं, उनमें मैंने ये लेखन कार्य किया, अखबारों में काम किया। हिंदुस्तान के लिए कैरियर कॉलम लिखता था, नवभारत टाइम्स में काम लिखा, जनसत्ता में लिखा, कई पत्रिकाओं में लिखा। और फिर वहीं से मैं डॉक्टर पातंजलि से मिलने गया अम्बेडकर कॉलेज में। तो उन्होंने जब मेरा ये नाम सुना तो मुझे अपने कॉलेज में क्लासें देने के लिए मुझे अनुरोध कर लिया कि आप हमारे यहाँ भी क्लास लीजिए। तो वो समय मेरा 14 अगस्त 1995 था और तब से मैं उस कॉलेज में लगभग 16 साल मैंने उसमें अध्यापन कार्य किया। और उसी के बीच दरमियान में मैं 97 से मिरांडा हाउस में भी पढ़ाने के लिए गया मैं। पहले शॉर्ट हैंड पढ़ाते थे और शॉर्ट हैंड में पत्रकारिता भी थी। तो उसके बाद फिर मेरा मन में ये लिखा, भाई नया सब्जेक्ट है और किताबें हैं नहीं, तो फिर सबसे पहले फिर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सिद्धांत लिखा। और वो उस ज़माने में, उस टाइम में ये किताब अच्छी खासी चर्चा में रही, क्योंकि लोगों को एक काम करने का
एक अवसर भी मिला इस तरह से। सर, शायद आपको इतनी खुशी नहीं हो रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वही पुस्तक है जिसको लाइब्रेरी में छानने के लिए हम आधा-आधा घंटा लगा दिया करते थे, और लाइब्रेरी में हमें कुछ ही पुस्तकें मिलती थी और इनके राइटर भी पढ़ते थे। लेकिन मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनके राइटर से मेरी मुलाकात आज होगी, और वो भी एक बहुत अच्छे मौके पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज में योग्यता की कोई कमी नहीं है, और बहुजन समाज के जो नायक हैं वो आज साहित्य जगत में कितने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। रूपचंद गौतम जी ने अब तक जो 40 पुस्तकें हैं वो लिख चुके हैं, और उनके विषय बहुत ही रोचक हैं। खासकर उन्होंने दलित मुद्दों पर बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जन संचार है, जिसके कि उन्होंने 9 वॉल्यूम निकाले हैं, और इनका कलेक्शन करने के लिए इन्होंने देश देश से हर व्यक्ति जो कि बहुजन मीडिया में, या हम कहेंगे एक तरह से मीडिया में जिन्होंने काम किया है, उनको निकाला है और उनका उल्लेख यहाँ पर किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस तरह के काम करने में, और वास्तव में रूपचंद गौतम जी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े स्तर पर कलेक्शन करना, एक एक चीज़ को खोज कर निकालना, और उन चीज़ों को इन पुस्तकों में संजोना, और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जो स्टूडेंट्स पत्रकारिता की फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर दलित साहित्य पर सर्च करना चाहते हैं, या फिर दलित साहित्य से जुड़े हुए जितने भी जो लम्हे हैं, जो इतिहास में गुजरे हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो इस तरह की पुस्तकों को पढ़कर बड़ी ही आसानी से कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पूरे साहित्य को खंगोल कर कुछ क्षणों में इतनी बड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और मैं साधुवाद दूंगी रूपचंद गौतम जी को, जिन्होंने कि ये महान काम किया। तो सर, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी वर्तमान में आप अंबेडकर जन संचार को लेकर एक पुस्तक लिख रहे हैं, और जो बहुजन यूट्यूब चैनल है, बहुजन मीडिया है, उसको लेकर लिख रहे हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? नीलम जी, मैं पढ़ा रहा था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ हमारे मीडिया, हमारी किताबें, हमारी पत्रकारिता से संबंधित कोई किताबें नहीं थी। तो मैंने वहीं से ये आइडिया बनाया, क्यों नहीं मैं ये काम पूरा करूं। तो स्वामी अच्युतानंद जी ने जो अखबार निकाला, उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता, कहीं दिखाई नहीं देता। जिक्र करते तो कोई स्थायी प्रमाण उसका मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने उस मुद्दे को लेकर के मैंने ये काम शुरू किया। तो पहला खंड मैंने केवल शोध आलेख के रूप में रखे, और दूसरे खंड में अपने उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया जो अब तक छपी हैं, और तीसरे खंड में दिल्ली की पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन है। चौथे खंड में महाराष्ट्र है, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, और इसमें राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। और पांचवें खंड में स्मारकों का मैंने विशेष रूप से रखा है उनको, कि भाई ये भी हमारी पत्रकारिता की या जन संचार की एक माध्यम है, एक विकल्प रही है। और बाबा साहब के जीवन को लेकर के, महापुरुषों के जीवन को लेकर के खासकर संस्थाओं ने इन स्मारकों में उनको अच्छी तरह से उजागर किया है। कुछ लोगों ने कहानी कविता भी इन स्मारकों में लिखी हैं, तो वो भी हमारे साहित्य का एक पहलू है। और छठा खंड रिपोर्टिंग पे है, जो रिपोर्टिंग अभी तक किसी ने की किताब नहीं है, और विशेष रूप से हमारे बच्चे काम भी करते हैं। तो रिपोर्टिंग में जितनी पत्र पत्रिका अब तक छापी है या संस्थाओं ने प्रकाशित की है, हमारे रूप में कहीं भी स्थायी रूप से कोई रिपोर्टर नहीं हमारी समाज का जो रिपोर्टिंग करता हो। तो मैंने ये रिपोर्टिंग करी, और रिपोर्टिंग करते हुए मैंने छठा खंड बनाया। सातवां शोध की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से रखा कि हमारी पत्र पत्रिकाओं की क्या भाषा रही, संपादक के क्या उद्देश्य रहे पत्र पत्रिका निकालने के लिए, और उनका आगे जाके उनकी क्या उपलब्धि रही, उन्होंने किस किस तरीके से नए युवाओं पत्रकारों को तैयार किया, वो सब फिर 7वें खंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। 8वां खंड शोध की दृष्टि से मैंने रखा हुआ है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे सामने भी प्रॉब्लम आई कि बच्चे पूछते थे, सर हम पे सिनॉप्सिस बनानी नहीं आती, लेकिन मन करता है कि हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे लिखा जाता है। तो उस दृष्टि से मैंने 14-15 सिनॉप्सिस के नमूने दिए, फिर शोध आलेख लिखने के बताए। तो इस तरीके से 8वां खंड तैयार हुआ। 9वें खंड में 50 पत्रकारों का जीवन मैंने रखा कि हमारे जो
विशेष रूप से बाबा साहब हैं, स्वामी अच्युतानंद हैं, स्वामी हरिप्रसाद टमटा हैं, लक्ष्मी देवी टमटा हैं, वहाँ से लेकर अब तक के जो हैं उनको मैंने रखा है उसमें, कि कम से कम इन लोगों के जीवन से लोग रूबरू हों, नए पत्रकारों को प्रेरणा मिले। और मैं आगे की जो तैयारी में मेरा यूट्यूब चैनल पे है, तो उसमें भी काम कर रहा हूँ, तो अभी छपा नहीं है, वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा मन ये है कि हाँ, अम्बेडकर जनसंचार किस किस रूप में आगे बढ़ा है, वो काम होना चाहिए जो अभी तक किसी ने किया नहीं। इसी प्रेरणा को लेकर के मैंने ये काम शुरू किया। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने दिल्ली की दलित पत्रकारिता के ऊपर एक पुस्तक लिखी है और उसमें आपने पूरा एक तरह से मूल्यांकन किया है कि जो दलित पत्रकारिता है वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से काम कर रही है और उसको क्या फीडबैक मिल रहा है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि साथ साथ में दिल्ली के साथ साथ में जो भारत की दलित पत्रकारिता है उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, भारत की पत्रकार, जिसने दिल्ली की पत्रकारिता देख ली उसने भारत की पत्रकारिता देख ली। दोनों का सेम उद्देश्य एक ही है, से उत्पीड़न है, विकासात्मक खबरें हैं। विकासात्मक खबरें कोई लेता नहीं है हमारी, विशेष रूप से, क्योंकि मेन स्कीम का मीडिया वो तो विकासात्मक खबरों से वंचित है। जी। और हमारे उसमें कमी है, रिपोर्टर की कमी है हमारे यहाँ भी। तो उत्पीड़न की खबरें ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, वो भी तोड़ मरोड़ के आ जाती हैं। तो उत्पीड़न का मुद्दा हमारी पत्रकारिता में विशेष रहा है। फिर इसके बाद में विकासात्मक है, और उसके बाद में साहित्यिक पत्रकारिता है। जिन जिन लोगों ने साहित्य पत्रिकाओं में साहित्य लिखा, कविता लिखी, कहानी लिखी, या उपन्यास के अंश लिखे, आत्मकथा के अंश लिखे, तो वो भी हमारी साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आती हैं। और दलित साहित्यिक पत्रकारिता पे भी किसी का काम विशेष रूप से नहीं है। पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ये भी पीएचडी भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे साथी इस क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और आगे की हमारी जो बच्चों में जो चुनौतियां हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन चुनौतियों को भी मैंने रखा है। और पूरे भारत की दलित पत्रकारिता को देखें तो चुनौती हमारे सामने पहले आ जाती है, क्योंकि मन है हमारा, हमें अपने मिशन को, अपने बाबा साहब के मिशन को या महापुरुषों के मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। जब आगे बढ़ाने का नंबर आता है तो आर्थिक संकट मंडराने लगता है, और आर्थिक संकट मंडराते फिर हम उस पे काम नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो पत्रकारिता तो एक ऐसा चीज़ है, फक्कड़ बना भी है, और पैसा तो इसमें है नहीं हमारी दलित पत्रकारिता में, लेकिन हमारे अंदर जुनून ज़रूर है। तो जुनून के आधार पे पत्रिकाएं, यूट्यूब चैनल आज भी चल रहे हैं। सर, आपने जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था, आपने जो 100 यूट्यूब चैनल है उनके लिए भी एक पुस्तक लिखी है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रिंट पत्र के रूप में जो पत्रिकाएं थी वो कम हुई हैं, और कम हुई हैं, और यूट्यूब का चलन ज़्यादा बढ़ा है। इसमें एक फ़ायदा ये है, पत्रिकाओं में हमें आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर बनी रही, वहाँ हमें कोई आमदनी नहीं मिली। जितने भी हमारे लोगों ने पत्रिका निकाली, किसी ने भी पारिश्रमिक राइटर को नहीं दिया। लेकिन यूट्यूब चैनल एक ऐसा सोशल साइट बनी जिसमें जो भी पत्रकार इसमें आया, इसने चैनल बनाया, उसमें विज्ञापन के माध्यम से उसको पारिश्रमिक मिलना शुरू हुआ। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है, खुशी भी है। भाई, मेन स्कीम का पत्र हमें नहीं ले रहा है, तो अपना यूट्यूब चला कर के हम अपने कैरियर निर्माण कर सकते हैं। और काफ़ी लोग जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने जुड़े हैं और किस विधा में हो रहा है काम, ये अभी कुछ पता नहीं है। ज़्यादातर गिने चुने 5-6 चैनल दिखाई देते हैं, तो वो भी न्यूज़ चैनल, और आगे का पता नहीं है। फिर मैंने उन चीज़ों को देखते हुए मैंने सारी खोजबीन करी, तो अभी तक मुझे 50 यूट्यूब चैनल ऐसे मिले हैं जो खबर के रूप में प्रस्तुत कर,
और 30 चैनल ऐसे हैं जो गीत और संगीत से जुड़े हुए हैं। हमारे उसमें लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं जो गीत गाती हैं, जो गीत के रूप में चैनल बनाया है और अच्छा उनको सब्सक्राइब भी मिले हैं, पैसा भी मिल रहा है उन्हें अच्छी तरह से, और एक उनकी पहचान भी बनी है। दूसरे चैनलों पे मंचों पर मौका नहीं मिला, उन्होंने अपना मंच तैयार कर लिया, ये भी हमारे लिए खुशी है। लेकिन वो खुशी आए कैसे? एकेडमिक रूप में। एकेडमिक रूप में लाने के लिए मैंने ये पुस्तक का निर्माण किया। 20 ऐसे भी साहित्य चैनल मिले जो साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो उन सबको तीनों रूपों में मैंने चैनल को डिवाइड किया और मेरा मन यही है कि भाई हमारे बच्चों में, नए बच्चों के लिए तो प्रेरणा का ये काम करेंगे और जो कर रहे हैं उनके लिए गर्व का महसूस होगा कि हमारा नाम भी किताब में दर्ज है। इस उद्देश्य से मैंने इस चीज़ को लिया। इतिहास भी है और प्रेरणा भी है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने दलित पत्रकारिता पर लेकर बहुत अच्छे तरीके से शोध किया है, लिखा है, उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की है और इन समस्याओं से बचकर हम किस तरह से विकास कर सकें, इन पर भी चर्चा की। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो बहुजन मीडिया है, उसका अपना कोई संगठन नहीं है कि जो दलित पत्रकारिता है या बहुजन पत्रकारिता है, जो यूट्यूब चैनल है, उनका बिना संगठन के आप क्या भविष्य देखते हैं? नीलम, इसमें 2 बातें आपने रखी हैं और प्रश्न एक है, बात 2 हैं। जी। पहला तो भविष्य है। तो यूट्यूब चैनल का भविष्य अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि हमारे यहाँ की ये साइट नहीं है, ये विदेश की कंपनी है और इस कंपनी पे दूसरी सरकार का भी कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि विदेश की कंपनी को अपने सब्सक्राइबर चाहिए, उन्हें अपना चैनल चलाना है। चलाने के लिए विज्ञापन उन्हें मिलेगा, विज्ञापन मिलेगा तो वो हम जो चैनल चलाएंगे तो हमें भी विज्ञापन मिलेगा। तो इस तरह से तो भविष्य अच्छा है। वहाँ से रोजगार नहीं मिलेगा तो इधर से मिलेगा। दूसरी बात, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। विदेशी कंपनी अपने व्यवसाय को क्यों खराब करेगी, क्यों ख़त्म करेगी? हाँ, उसमें अदो-बदल थोड़ा कर सकती है, लेकिन कंपनी बंद नहीं हो सकती। दूसरी बात संगठन की आपने रखी है, तो संगठन तो हर स्थिति पर चाहिए। हम परिवार है, परिवार से लेकर समाज तक संगठन की ज़रूरत है। हम परिवार में संगठित नहीं रहेंगे तो परिवार टूट जाएगा और बाहर हम फील्ड में नहीं आएंगे संगठन के रूप में तो हम एक एक करके बिखरते रहेंगे। पत्रकारिता के एक ऐसा विषय है जहाँ हर कदम पे पत्रकार को जान हथेली पे रखनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में हम बहुजन पत्रकारों को एक संगठन की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, इससे ये भी फायदा होगा संगठन में, एक तो हम किसी भी उत्पीड़न पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरे दृष्टि से हम देखा जाए तो हमारे भारत सरकार के कई अंग हैं मीडिया को लेकर के, जैसे प्रसार भारती है, प्रेस आयोग है और भी कई ऐसे संदर्भ हैं, उनमें भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हमारा संस्था या हमारा संगठन रजिस्टर्ड होगा तो हम प्रेस आयोग को, प्रेस मंत्री या इसको ब्रॉडकास्ट मंत्री को हम ये भी दावा करें भाई हमारा भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रेस आयोग में भी हम लोगों को रखा जाए, हमें मौका मिले, या इसमें प्रसार भारती में भी रखा जाए, हम कहीं भी नहीं है। तीसरी चौथी बात ये भी आती है भाई, हम जब ये दोनों जगह आएंगे तो फिर हम विज्ञापन की तरफ भी जाएंगे। भाई हमें विज्ञापन भी हमें मिलना चाहिए। जब तुम सबको विज्ञापन दे रहे हो तो हमें भी दो विज्ञापन। तो यहाँ से भी विज्ञापन मिलेगा, हमें यूट्यूब से भी विज्ञापन मिलेगा, तो भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने बात की और बहुत सारे बिंदु उसमें छुए जो चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, और खासकर जो आज सोशल मीडिया पर वर्क करें, चाहे यूट्यूब चैनल हो या अन्य जो भी सोशल मीडिया पर आपके संसाधन हैं उन पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है। तो आपने बताया कि किस तरह से हमें सही दिशा में काम कर और संगठित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो बहुजन मीडिया है या जो दलित साहित्य है, दलित साहित्य से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं उनको जन जन तक प्रचारित करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सरकारें तो आपको हाशिए पे धकेलने का काम करती है। ये आपका दायित्व बनता है कि आप ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ में इस काम को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।